हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम त्यागी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू रन मोस्ट ऑफ आर मशीन्स एंड अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के काम में आता है। इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्स ऑल दोज फिनोमिना विच आर रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में सभी उन फिनोमिनाज की हम स्टडी करते हैं जो फिनोमिनाज इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टडी ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है रिलेटेड टू चार्ज। तो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जहाँ पर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पर हों, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन वी रब कोम्ब विद हेयर्स एंड टेक इट नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ऑल द पीसेस अट्रैक्टेड टू कोम्ब। और ये एक्सपेरिमेंट हम अपने घर में भी कर सकते हैं। जनरल एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। जैसे ही आप एक प्लास्टिक कोम्ब को रब करते हो हेयर के साथ, तो प्लास्टिक कोम्ब पहले तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आप उसको रब करते हो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जैसे ही आप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास इस इलेक्ट्रिकली चार्ज कोम्ब को लेकर आते हो, तो यहाँ पर इन पीसेस पर पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है नेगेटिवली चार्ज की ओर। तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होगा। तो यहीं पर ये एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन वी रब कोम्ब विद हेयर एंड टेक इट नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ऑल द पीसेस अट्रैक्टेड टू कोम्ब। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है रिलेटेड टू मोशन और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स रिलेटेड टू चार्ज। द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, इट मीन्स यहाँ पर हम एक ऐसी स्टडी करते हैं जिसमें चार्जेस मोशन में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्टिंग अ कार, अगर आप एक कार को स्टार्ट कर रहे हो तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल होगा। चार्जिंग सेलफोन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल होगा। यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो वहाँ पर करंट फ्लो करता है, इट मीन्स चार्ज फ्लो करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज is a physical property of matter which causes it to experience a force in an electric field. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो वहाँ पर उसको फोर्स एक्सपीरियंस होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक और बहुत ही फेमस डेफिनेशंस है, लेकिन ज़्यादातर जो बुक्स है, जो कॉमन बुक्स है, वहाँ पर आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। जो अदर डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, उसको भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम्ब, और हम इसको सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होने की बात करें तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। नेक्स्ट, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर होने वाला चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन है
और प्रोटॉन में प्लस साइन है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो चलिए इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए। और फर्स्ट हमारे पास है लाइक चार्जेस। देखिए लाइक चार्जेस का मतलब होता है जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो ये क्या होंगे, ये होंगे लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि हम मैग्नेट के केस में बताते हैं कि जो नॉर्थ पोल होता है वो अदर नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। सेम यहाँ पर लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल अनदर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमेशा दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। नेगेटिव ऑलवेज रिपेल अनदर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमेशा दूसरे नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से दूर भगाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब एक चार्ज यहाँ पर होगा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होगा नेगेटिव। तो अनलाइक चार्जेस ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, अगर आप इनको चेंज करो तो माइनस प्लस भी हो सकते हैं, बात सेम ही है बिल्कुल। ये ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बात करें यहाँ पर प्लस, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें I रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक करंट, Q रिप्रेजेंट करेगा चार्ज और T रिप्रेजेंट करेगा टाइम। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एसआई यूनिट के साथ कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि पहली यूनिट है यहाँ पर मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलर यूनिट है ये है माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻⁶ एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन 1 एम्पियर। टॉपिक है हमारा कि डिफाइन करिए 1 एम्पियर को, और ये एग्ज़ाम में एक और नाम से भी आता है कि डिफाइन कीजिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एम्पियर है। तो दोनों ही क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाए, आंसर उसका सेम ही होगा। आंसर को लिखने से पहले आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना होगा I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 एम्पियर। Q होता है चार्ज, तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 कूलम। और यहाँ पर टाइम की यूनिट दी गई है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो हमने लिखा 1 सेकंड। तो देखते हैं डेफिनेशन कैसे बनती है इस फॉर्मूले से। 1 ampere is the current when 1 coulomb of charge flows through circuit in 1 second. 1 ampere इलेक्ट्रिक करंट कब कहलाएगा, जब वहाँ से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा किसी भी सर्किट से, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो ये कहलाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट तब कहलाएगा जब किसी भी सर्किट से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो ये कहलाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, एमीटर की ओर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर आपको मेज़र करना है इलेक्ट्रिक करंट,
तो हम मेज़र करते हैं एमीटर से। तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। हमेशा ध्यान रखना कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है, तो वहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी आप यही समझ लीजिए कि एमीटर को हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। देखिए यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में एक बार फिर से बता देते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। एक ऐसे सर्कुलर और फिर ऐसे लाइन बनाई जाती है, बीच में इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस चार्ज हो गया और राइट हैंड साइड में माइनस यहाँ पर आपने लगा दिया। तो ये सिंबॉलिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है एमीटर की। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए एक इसको छोटे से डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में दो डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। एक डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, और ये डायरेक्शन दिखाई गई है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की। दूसरी डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो इसके जस्ट अपोजिट चल रही है। और एंड में अगर इनके दोनों एरो हम ध्यान से देखें, अगर दोनों एरोज़ को हम ध्यान से देखें तो देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एरो है वो इस टाइप से है और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो एरो है वो दूसरी डायरेक्शन में है, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो चलिए देखते हैं कि क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन से बहुत क्लियर हो गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें पता करना है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी जस्ट ऑपोजिट होगी जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ऐसे जस्ट ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल numerical is a conductor carries a current of 0.3 ampere. Find the amount of charge flow in 40 सेकेंड। न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। कहा गया है कि एक कंडक्टर कैरी कर रहा है करंट को और करंट की वैल्यू दी गई है 0.3 एम्पियर। तो हम I इक्वल्स टू 0.3 एम्पियर लिखेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, हमें चार्ज निकालना है तो हमें Q की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कितने टाइम में, 40 सेकेंड के टाइम में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, I इक्वल्स टू Q अपॉन T फॉर्मूला होता है। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 0.3 वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक करंट के 0.3, Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है अपॉन टाइम हमें दिया है 40 सेकेंड और हमें इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 12.0 कूलम और यही यूनिट होती है कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास आंसर आ गया 12.0 कूलम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर जाते हो तो उस टेस्ट चार्ज के द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक कंडीशन इसके लिए क्रिएट करते हैं। इसको और इजी वे में समझने के लिए हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया इस पोजीशन पर और इसके चारों ओर कुछ चार्जेस को स्प्रेड कर दिया। ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ये एक पॉइंट ए से
इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब देखिए, अगर हमें इसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लेकर आना है, अगर हमें इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लेकर आना है तो क्या ये इजी होगा? ये इजी नहीं होगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बहुत सारे चार्जेस से यहाँ पर घिरा हुआ है। कुछ चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट मीन्स अट्रैक्शन भी होगा, यहाँ पर रिपल्शन भी होगा। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करना होगा? इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर वर्क डन करना होगा। तो ये जो वर्क डन करेगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पर आने में, इसी वर्क डन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मीन्स इसकी वैल्यू होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है ये होती है वोल्ट, और इसको कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको वर्क डन को डिवाइड करना होगा चार्ज से, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यही इसका एक्सप्रेशन है V इक्वल्स टू W/Q, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Potential difference between 2 points is defined as work done in moving a unit positive test charge from one point to other point। अब देखिए, इसको एक कंडीशन से समझते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन ली है, बहुत सारे चार्जेस को स्प्रेड किया हुआ है, और इन चार्जेस के बीच में ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इन चार्जेस में एक पॉइंट कहीं पर A है और कहीं पर एक पॉइंट B है। हमने ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसको हमने +Q से रिप्रेजेंट किया है, +Q पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और चारों ओर बहुत सारे चार्जेस स्प्रेड है, जैसे कि अभी बताया गया कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और हमें इस पॉइंट ए से इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी पर लेकर जाना है, ए पॉइंट से बी पर लेकर जाना है। तो क्या ये बहुत आसान प्रोसीजर होगा? क्योंकि चारों ओर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। इट मीन्स अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी इसको फेस करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ईजी तो नहीं होगा। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा? इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A to B वर्क डन करना पड़ेगा। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A to B एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की ओर इसको वर्क डन करना पड़ेगा, और इसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा वर्क डन इक्वल्स टू W/Q, और हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू W/Q। ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगी वोल्ट, और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें एक इंस्ट्रूमेंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन 1 वोल्ट, और वी कैन से दैट ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। इट मीन्स V इक्वल्स टू W/Q। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, तो हमने इसको लिख दिया 1 वोल्ट। वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, तो हमने इसको 1 जूल लिख दिया। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कुलम, तो हमने इसको 1 कुलम लिख दिया। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज
when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other point. It means 1 volt potential difference तब ही कहलाएगा जब 1 कूलम के एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए 1 जूल का वर्क डन होता है। इसको हम कहेंगे 1 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, तो नोट को पढ़ते हैं। वोल्टमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसको एक बीच में एक सर्कल होता है और साइड में यहाँ पर लाइन होती है 2। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव बनता है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव बनता है और बीच में V यहाँ पर लिखा होता है जो रिप्रेजेंट करता है ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है पैरेलल में, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए एक सर्किट डायग्राम से यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट डायग्राम दिखाया गया है जिसमें रेजिस्टेंस है और वोल्टमीटर लगाया गया है। तो देखिए ये वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर पैरेलल में लगाया गया है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स विद सिंबल्स। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को पढ़ना है। तो चलिए, फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल में देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन से कनेक्ट होगी और इसके ऊपर यहाँ पर प्लस साइन लगा होगा। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा आगे चलकर थोड़ा सा स्पेस देंगे, एक छोटी सी लाइन होगी वर्टिकल और अगेन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट होगी और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगेगा। ये सिंबल हो गया इलेक्ट्रिकल सेल का। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी। स्टूडेंट्स, बैटरी की बात करें तो बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, टुगेदर फॉर्म करती हैं वो बैटरी। तो इट मीन्स इन जो सेल्स है इनको, बहुत सारी सेल्स को आप इकट्ठा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी सेल्स को जॉइन कराया गया है और यहाँ पर बैटरी बना दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं ओपन स्विच की ओर। ओपन स्विच में देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन एक हाफ सर्कल से कनेक्ट होगी। अगेन थोड़ा सा यहाँ पर आप स्पेस दोगे और यहाँ पर फिर से एक हाफ सर्कल आएगा और ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट रहेगा। बीच में यहाँ पर स्पेस रहेगा। इसको हम बोलेंगे ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब होगा कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच की ओर चलते हैं। तो देखिए क्लोज्ड स्विच और ओपन स्विच में एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर एक बीच में डॉट दिखाया गया है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्लोज्ड स्विच का मतलब होगा कि किसी भी कंडक्टर में अगर क्लोज्ड स्विच लगा है तो इट मीन्स वहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की ओर। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत ही सिंपल सा इसका सिंबल है। सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और उसके बाद एक आप यहाँ पर हल्का सा इस टाइप की शेप बना दीजिए। थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेटली हार्ट शेप आप बना सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिकल सिंबल हो जाएगा इस कंपोनेंट का जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट चलते हैं एमीटर की ओर। एमीटर की बात करें तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मीज़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो एमीटर के सिंबल को देख लेते हैं। देखिए एमीटर का सिंबल है यहाँ पर, बीच में जो सर्कल यहाँ पर दिखाया गया है उसमें कैपिटल A लिखा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एमीटर को। नेक्स्ट चलते हैं वोल्टमीटर की ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल हैं ये एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मीज़र कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। और यहाँ पर देखिए मिड में कैपिटल V यहाँ पर शो किया गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वो एक वोल्टमीटर है और वोल्टेज को मीज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ये मीज़र करता है।
नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका मेन यूज़ होता है कि ये डिटेक्ट करता है करंट को, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। एमीटर की बात करें तो ये मीज़र करता है करंट को कि कितना करंट जा रहा है। वोल्ट मीटर मीज़र करता है वोल्टेज को। और लेकिन गैल्वेनोमीटर की बात करें तो यहाँ पर मीज़र नहीं होता कोई भी, यहाँ पर डिटेक्शन का काम होता है। ये पता लगाता है कि करंट आया है या नहीं आया है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डिटेक्ट करते हैं करंट को। और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिंबल की ओर यहाँ पर प्लस माइनस साइन आपको नहीं लगाने होते। एक मिड में सर्कल रहेगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जॉइन होगा और यहाँ पर प्लस और माइनस साइन इसके रिप्रेजेंटेशन में आप नहीं लगाओगे। नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस की बात करें, अगर कोई भी वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट के रास्ते में आने वाली जो रुकावटें होंगी उनको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, जो अपोजिशन वो करंट फेस करेगा फ्लो होने में। तो देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल भी बताया गया है। नेक्स्ट लास्ट है इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स सीबीएसई एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम आया हुआ है, वायर जॉइंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये भी। तो देखिए बहुत आसान सा सिंबल होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और इसके बाद आपको एक वर्टिकल लाइन से इसको ज्वाइन करा देना है। तो ये हो गया हमारा वायर जॉइंट का सिंबल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ और क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी टाइम इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर्स की बुक्स में आप चेक करोगे तो काफ़ी टाइम आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference across its end। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बना ली, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। अब देखिए अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जैसे ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है रेजिस्टेंस, और हमने इसको लिखा इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई V = RI, वेयर R इज़ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया रेजिस्टेंस। और हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर, और नया फॉर्मूला है V = IR। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ से ज़्यादा इसके जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। और इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, ग्राफ बिटवीन V एंड I। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच बनने वाला ग्राफ। सबसे पहले इस ग्राफ में आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है और जो ग्राफ है V एंड I के बीच, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चलिए समझ लेते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ V एंड I कैसे बनता है ये। देखिए सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हॉरिजॉन्टल वैल्यू पर, जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर स्पेस है हमने यहाँ पर इसको लिखा V, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हमने रिप्रेजेंट किया I। तो देखिए एक टेबल हमने यहाँ पर प्रिपेयर की, यहाँ पर लिखा है V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, I करंट की वैल्यू और R रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कैसे आ गई। देखिए इस फॉर्मूले से हमने एक कैलकुलेशन की कि V/I किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर
इस टर्म में 2 वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, I की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 2/1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो 2 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दोनों ही टर्म में कांस्टेंट आ रहा है। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I में रेजिस्टेंस तो होगा कांस्टेंट और V और I के बीच एक ग्राफ बनेगा जो कि होगा स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हुआ क्या कि 2 जब V की वैल्यू 2 थी और I की वैल्यू मीन्स करंट की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर एक ऐसे ये जॉइन हो गया। और आप देखिए इन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा 2/1 की जो वैल्यू आएगी, 2/1 की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 2। अगेन नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं, तो देखिए 4 वोल्ट यहाँ पर है और यहाँ पर 2 एम्पियर है। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो इस पॉइंट पर आकर ये ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है ये है 6 वोल्ट और यहाँ पर हमने लिया 3 एम्पियर, तो जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका, इस पॉइंट पर आकर ये जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जो V और I का ईच एंड एवरी पॉइंट पर आप जब रेशियो कैलकुलेट करोगे, ईच एंड एवरी पॉइंट पर V और I का जैसे ही आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 2, हर जगह वैल्यू 2 ही आएगी, हर जगह। इट मीन्स ये वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में, ग्राफ बिटवीन V एंड I में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म होगा। इसी टाइप से आप टेबल में यहाँ पर और ज़्यादा वैल्यू बढ़ा सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर 2 लिया है, 4 लिया है, आप यहाँ पर 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, यहाँ पर भी आप बढ़ा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जैसे आप फॉर्मूला में डालोगे तो वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। तो सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेस्ट्रिक्ट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से अगर सपोज कीजिए कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें, उसके रास्ते में आने वाला जो अपोजिशन होगा उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अगर कोई भी वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर को फ्लो होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, उसको अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, तो उसको अपोजिशन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम, और हम ऐसे कुछ सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को हम बोलते हैं ओमेगा। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होती है ओम, OHM के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो निकाल दे तो ये वैल्यू आ जाती है रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी बन गया हमारे पास, R = V/I। ये हमारा ओम्स लॉ से ही फॉर्मूला आया है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर। तो पहला पॉइंट है लेंथ पर ये डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, नेचर कैसा है मटेरियल का उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है मटेरियल का। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर, और इन पॉइंट्स को, इन चारों पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। एंड फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इट मीन्स रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है लेंथ पर। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। पॉइंट नंबर 2, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। कैसे डिपेंड करता है? देखिए
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, यहाँ पर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस कंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो हम लिख सकते हैं कि R, यहाँ पर साइन लगाया हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और 1/A। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस को आपने बढ़ाया तो एरिया क्या रहेगा, कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस वहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखिए नेचर पर, मटेरियल का नेचर कैसा है ये भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज अबाउट 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल का नेचर है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात किया कि जो नाइक्रोम वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो कॉपर वायर से 60 गुना 60 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो देखिए कॉपर वायर का नेचर अलग होगा, नाइक्रोम वायर का नेचर अलग होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए समझते हैं कि कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग टेम्परेचर। अगर आप रेज कर रहे हो, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा सभी मेटल्स का, एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर आप लोअर कर रहे हो टेम्परेचर को, अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो। तो यहाँ से हमें कंक्लूज़न मिलता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितना कम आप टेम्परेचर रखोगे तो रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेजिस्टिविटी। Resistivity of a material is the resistance of wire of that material of unit length and unit cross sectional area। रेजिस्टिविटी का मतलब समझते हैं। देखिए सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक वायर है, ये वायर की जो हमने लेंथ लेनी है, ये लेनी है 1 मीटर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो उस टाइम पर ये वायर जो रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा उसको ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डेराइव करने के लिए हमें टर्म लेनी होगी रेजिस्टेंस से। तो फर्स्ट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो हमने इसको कहा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए। और वी कैन से दैट अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर देते तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। R यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा और 1 × L/A। जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसको हम रो बोलेंगे, RHO रो। और यही होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। इस कांस्टेंट को इधर लेकर आ गए, रेजिस्टेंस को इधर लेकर आ गए, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया रो = R × A/L। और यही फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो फॉर्मूला देख सकते हैं, रो = R × A/L इसका फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होती है ये होती है, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। तो यहाँ पर लिखा ओम। एरिया
को हमने लिखा एल स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर। अब देखिए क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओम मीटर। तो जो ऐसा यूनिट होगी रेजिस्टिविटी की वो होगी ओम मीटर। तो ये ऐसा यूनिट हो गई रेजिस्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो एक सीरीज़ में लगे रहते हैं, बिल्कुल लीनियर लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जान सकते हैं जो फेस्टिवल लाइट्स होती हैं, दिवाली पर जिन लाइट्स का हम यूज़ करते हैं, ग्लो लाइट्स का हम जो यूज़ करते हैं, वो एग्ज़ाम्पल्स होती हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल ही रहते हैं। देखिए R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो हमारे हाउसेस में जो कॉम्बिनेशन आता है, जो हमारे घरों में जो लाइट पहुंचती है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के बाद अब हमें इनके डेरिवेशन समझने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके डेरिवेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन समझते हैं। पहले समझते हैं डेरिवेशन ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमें एक सर्किट लेना है। सर्किट में यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेज लगाए गए हैं, R1, R2, R3, और यहाँ पर एक साथ में यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की गई है जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट फ्लो कराया गया है, I करंट यहाँ पर फ्लो कराया गया है। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट R1, R2, R3 be 3 resistors combined in series with the potential difference कैपिटल V। तो यहाँ पर कहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, और जो उसमें करंट पास हो रहा है उसका नाम है I। तो देखिए ओम्स लॉ में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो देखिए फर्स्ट इस रजिस्टर की बात करें R1 की, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। नेक्स्ट V2 इक्वल्स टू I इंटू R2, ये R2 रजिस्टर के लिए बनेगा। उसके बाद R3 रजिस्टर के लिए क्या रहेगा, V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। तो यहाँ पर हमने 3 इक्वेशन बना ली। इक्वेशन नंबर 1 जो V1 है, इक्वेशन नंबर 2 V2 और इक्वेशन नंबर 3 V3। अब हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है, इट मीन्स V1, V2, V3, इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3। राइट हैंड साइड से हमें I को कॉमन लेना है और ब्रैकेट में रखना है R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि देखिए तीनों से ही I कॉमन आ जाएगा, लेकिन R1, R2, R3 कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको अलग लिख लेंगे। अब देखिए V1, V2, V3 ये है क्या, ये एक ही तो है। V1, V2, V3 हमने लिखा ही तो है, V1 अलग, V2 अलग और V3 अलग है। तो ये मेन पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम इसको कहेंगे V। और इधर अगेन यही चलता रहेगा I, R1, R2, R3। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस I को, जो ये I है करंट है, इसको आपको नीचे लेकर जाना है। तो यहाँ पर V अपॉन I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए V अपॉन I किसको बोलते हैं, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट, इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट की, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन जाएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम एक सर्किट लेना है
और इस सर्किट में 3 रजिस्टर लगाने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए यहाँ पर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर लगाए जिनका रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। उसके बाद हमने एक यहाँ पर बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I। अब देखिए आगे जाकर यहाँ पर ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे I1, I2, I3। ये डिवाइड हो गया I1, I2, I3। और वापस जाकर आगे जाकर ये क्या होगा, ये I1, I2, I3 ये मिल जाएगा और क्या बना लेगा, I बना लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट R1, R2, R3 बी 3 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद पोटेंशियल डिफरेंस V। हमने यहाँ पर देखा कि 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, R2, R3, और ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ। लेट I1, I2, I3 फ्लोज थ्रू R1, R2, R3। हमने यहाँ पर लेट किया कि I1, I2, I3 R1, R2, R3 से फ्लो हो रहे हैं। तो अगेन ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए हम इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे। ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए ओम्स लॉ था V = I × R, V = I × R। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं I = V/R, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए करंट I1 = V/R1, ये हो गया R1 के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए। उसके बाद सेकंड के लिए हम करते हैं I2 के लिए। तो I2 के लिए हो जाएगा I2 = V/R2। देन I3 के लिए V/R3। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। इट मीन्स I1, I2, I3 को हमने ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को भी हमें ऐड करना है ऑन एडिंग बोथ साइड्स। तो देखिए V/R1 + V/R2 + V/R3। अब देखिए इधर से कॉमन क्या आ जाएगा, इधर से कॉमन आ जाएगा V। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। I1, I2, I3 ये अलग अलग थे लेकिन मिलकर क्या बना रहे हैं, मिलकर बना रहे हैं I। तो I1, I2, I3 को हम लिख सकते हैं I, और इधर से यहाँ से V को हम कॉमन ले सकते हैं। तो V ब्रैकेट में रहेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इस V को I के नीचे ले जाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी I/V = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखिए इस V को हम क्या लिख सकते हैं, V = I × R, ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है इसको, यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में I/V की जगह हमने लिख दिया I × R = ये सेम उतार दिया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1/R, और हम इसको कहेंगे 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू सो ऑन। और यही फॉर्मूला बन जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। Students, our next topic is disadvantage of series circuits for domestic wiring। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि आपको डिसएडवांटेजेस बतानी है सीरीज़ सर्किट्स की। सीरीज़ सर्किट्स के डिसएडवांटेज क्या होती हैं, देखिए फर्स्ट, if one electrical appliance stops working due to some defect then all other appliances also stop working। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर यहाँ पर एक बल्ब ख़राब हो जाए, अगर एक बल्ब ख़राब हो जाए तो आगे के सभी बल्ब यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज़ सर्किट्स का। सेकंड चलते हैं, इन सीरीज़ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कांट बी टर्न ऑफ और ऑन सेपरेटली। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यहाँ पर सिर्फ एक ही स्विच होता है, तो अगर आपको
सपोज़ कीजिए आपको इस बल्ब को ऑन करना है और इस बल्ब को ऑफ़ करना है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यही डिसएडवांटेजेस हैं, दो बहुत ज़्यादा मेन डिसएडवांटेज हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के क्या, जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, in parallel circuits if one electrical appliance stop working due to some defect then all other appliances keep working। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि अगर एक बल्ब कहीं पर ख़राब हो जाए तो आगे के सभी बल्ब उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के ख़राब हो जाते थे, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये नहीं होगा। अगर एक बल्ब ख़राब हो जाए तो इसका दूसरे बल्ब की वर्किंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैज़ इट्स ओन स्विच। सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के अपने स्विच होते हैं। हमारे घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की ही होती है। अगर आपके घर में एक जगह बल्ब ख़राब हो जाए तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता दूसरी ट्यूबलाइट से या फिर फ़ैन से, वो नॉर्मली वर्किंग करता रहता है। पॉइंट नंबर 3, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैज़ सेम वोल्टेज एज सप्लाई लाइन। तो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास सेम वोल्टेज रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 220 वोल्ट, जितनी भी सप्लाई लाइन से आती है। ऐसे नहीं है कि किसी के पास बहुत कम होगी और किसी के पास बहुत ज़्यादा होगी। पॉइंट नंबर 4, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंसेस गेट फुल वोल्टेज। जितने भी वोल्ट के वो अप्लायंसेस होते हैं फुल वोल्टेज उनको मिलती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इट मीन्स यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर की ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है पावर की वाट। बिगर यूनिट भी होती है, पावर की जो बिगर यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं किलोवाट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। चलिए, तो ऐसा यूनिट को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक से ज़्यादा ऐसा यूनिट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो डिफ़ाइन 1 वाट समझते हैं, इसको बहुत आसान है। पावर ऑफ 1 वाट इज़ डिफाइंड एज व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट पावर कब कहलाएगी? जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस रेट पर? 1 जूल पर सेकंड के रेट से, तो तब पावर कहलाएगी 1 वाट। और इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। सो स्टूडेंट्स, पावर के कुछ और फॉर्मूलेज भी होते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो बनेगी, उसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। सम अदर फॉर्मूले, देखिए पहला इसका फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू W अपॉन T से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल्स टू V इंटू I से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले को। थर्ड फॉर्मूला है P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, वेयर P स्टैंड करता है पावर, I स्टैंड करता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्ज़ाम के लिए। फोर्थ, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ पर P होगी पावर, V होगी पोटेंशियल डिफरेंस और R रेजिस्टेंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं ये पावर से रिलेटेड। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझते हैं इसके फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। समझ लेते हैं इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग एंड टाइम फॉर विच इट इज़ यूज्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले आपको उस अप्लायंस की, उस डिवाइस की पावर रेटिंग पता करनी है, पावर रेटिंग पता करनी है, और उसके बाद आपको टाइम पता करना है कि ये कितना टाइम वो डिवाइस या फिर वो अप्लायंस चला है। तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है यहाँ पर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर। और यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। When an electric current passes through conductor, high resistance conductor becomes hot. After some time it produces heat. अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो एक कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस हाई है, तो कुछ देर के बाद वो कंडक्टर हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और उसके बाद वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा हीट। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो चलिए फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया गया है पावर का, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एक और फॉर्मूला दिया गया है, हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको हम कह देते हैं फर्स्ट और इसको हम कह देते हैं सेकंड। हमें क्या करना है, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है इसको हमें फर्स्ट में पुट करना है। जैसे ही आप सेकंड वाले फॉर्मूले को फर्स्ट में पुट करोगे तो वर्क डन की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, तो वर्क डन की वैल्यू बन जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। जैसे आप ये वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P इक्वल्स टू वर्क डन की वैल्यू क्या बनी थी, V इंटू चार्ज। तो यहाँ पर हमने लिखा V इंटू क्यू और नीचे था टाइम। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था। हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, इसकी जगह हम I लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बना P इक्वल्स टू V इंटू आई। नेक्स्ट चलते हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय पावर सोर्स इन टाइम T। और टाइम T की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू P इंटू टी। यहाँ पर हीट है तो हीट इक्वल्स टू P इंटू टी, हीट एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी, इट मीन्स पावर इंटू टाइम। अब पावर के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। तो देखिए हमने यहाँ पर ये बना दिया फॉर्मूला। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए बहुत आसान सा है। लास्ट स्टेप की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमें ओम्स लॉ लगाना है। इस स्टेप के बाद V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। तो यहाँ पर V की जगह हम लिख देंगे आई आर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और ये हमारे पास आ जाएगा जूल हीटिंग, जूल इफ़ेक्ट ऑफ करंट, या फिर हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पर हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट की। और फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन मेटल कनेक्टिंग कॉपर वायर आर्गन गैस फील्ड।
इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है ये होता है टंगस्टन मेटल का। टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कनेक्टिंग वायर इसमें होता है और जो इसमें गैस फिल रहती है वो रहती है आर्गन गैस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू टंगस्टन फिलामेंट, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं टंगस्टन फिलामेंट से, तो टंगस्टन फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से ये शो करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और ये ग्लो करता है और प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। सेकेंड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन स्लैश इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक आयरन स्लैश केटल is made up of circular coils of nichrome connecting copper wire। देखिए यहाँ पर जिस वायर का यूज़ होता है वो होता है नाइक्रोम वायर इलेक्ट्रिक आयरन में और इलेक्ट्रिक केटल में। नाइक्रोम वायर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो नाइक्रोम वायर हीट अप हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट।